हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 18 जनवरी के करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज के सेशन में पहले हम कुछ पर्सन्स के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, आज हमें केवल दो ही पर्सनालिटीज़ के बारे में डिस्कशन करना है। उसके बाद स्टेट और नेशनल न्यूज़ पे आज हमें फोकस करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ स्कीम शुरू की गई हैं, उन पे हमें डिस्कशन करना है। इसके अलावा एएसआई डिपार्टमेंट को क्या अचीवमेंट हुआ है वो भी आज हमें डिस्कस करना है। और वीडियो के लास्ट में काफ़ी सारे आज मैंने रिवीजन क्वेश्चन लिए हैं, तो उस रिवीजन क्वेश्चन को आप एज अ क्विज कंसिडर करेंगे और आप फिर मुझे बताएंगे कि उन सारे क्वेश्चंस में आपका आंसर कितना सही है, आपका स्कोर क्या है। और दो यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है और दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूँगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट में करते हैं कि जो आपका सीए का पीडीएफ कहाँ मिलता है, तो मैं डेली ही आपको बताती हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले लो। अगर टेलीग्राम से दिक्कत आ रही है तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहाँ से आप पीडीएफ ले लो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ। ओके है, सो स्टार्ट करते हैं हम 18 जनवरी के करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे हम मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में। तो हर साल की तरह इस बार भी मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है, जिसमें मेन सिंगल और वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो मेन सिंगल का टाइटल जो है वो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। किस देश से हैं? डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर वीमेन सिंगल के बारे में बात करते हैं तो अकाने यामागुची जो है वो जापान से बिलोंग करती हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने मलेशियन ओपन बैडमिंटन टाइटल अपने नाम किया है। विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क से हैं, ये इनका सेकेंड टाइम कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार दूसरी बार मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है। और उन्होंने जापान के कोडाई नारोका को डिफीट किया था। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि मलेशियन ओपन बैडमिंटन टाइटल मेन सिंगल विक्टर एक्सेल्सन एंड वीमेन सिंगल अकाने यामागुची, और इन दोनों प्लेयर्स का आपको कंट्री भी याद रखना है कि डेनमार्क और जापान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, रिसेंटली मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले ब्राज़ील में इलेक्शन हुए थे, याद आया? और ब्राज़ील के जो नए राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट चुने गए थे वो लूला दा सिल्वा को बनाया गया था, है ना, लूला दा सिल्वा। ये बात मैंने आपको बताई थी कुछ समय पहले। तो जैसे कि हमारा देश है, हमारे देश में भी इलेक्शन होने से पहले यहाँ पे हर एक पार्टी अपना एक पत्र जारी करती है कि अगर इलेक्शन वो जीतती है तो क्या क्या काम कराएगी। जैसे कि 2019 के जो इलेक्शन थे उसमें था कि राम मंदिर बनेगा, 370 हटेगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, एटसेट्रा। तो सभी पार्टी ऐसा करती है। तो ऐसा हमारे देश में नहीं होता, और भी देशों में होता है। वैसे ही ब्राज़ील का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था तो वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा था, अगर वो जीत जाते हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एक इंडिजीनियस लोग जो हैं उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे। तो रिसेंटली ब्राज़ील में जो है एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है इंडिजीनियस पीपल के लिए, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हमें चर्चा करनी है। ब्राज़ील अपॉइंट सोनिया गुजाजारा एज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिजीनियस पीपल। तो ब्राज़ील ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है और एक नई मंत्रालय बनाया है, नया मिनिस्ट्री बनाया है फॉर इंडिजीनियस पीपल। किसने बनाया है? ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने बनाया है। और अमेज़न बेसिन के आसपास जो यहाँ पर गुजाजारा ट्राइब्स रहते हैं या इंडिजीनियस पीपल रहते हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये डिपार्टमेंट बनाया गया। और भी ब्राज़ील की जो इंडिजीनियस कम्युनिटी, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये मिनिस्ट्री बनाई गई है। और इस मिनिस्ट्री की पहली जो मंत्री बनाई गई हैं वो सोनिया को बनाया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अभी जो सोनिया है, इन्हें टाइम्स मैगजीन एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल किया गया था। तो 100 सबसे प्रभावशाली जो व्यक्ति की टाइम मैगजीन की लिस्ट आती है ना, उनमें सोनिया का भी नाम था। ब्राज़ील की कैपिटल ब्रेसिलिया है और करेंसी यहाँ पर ब्राज़ीलियन रियल चलती है। ठीक है, चलिए, अब रिसेंट में हुई जो अपॉइंटमेंट थी वो अपने आप में बहुत खास थी और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पीटी उषा को बनाया गया था। पहली महिला जो कि बीआरओ में फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट हुई हैं वो है कैप्टन सुरभि
जखमोला, जिनके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था। फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना किसे बनाया है? शांति कुमारी को बनाया है। और वहीं पे पहली फीमेल सिख जज यूएसए में कौन बन गई है? मनप्रीत मोनिका सिंह बन गई हैं। तो ये सब फर्स्ट है, तो फर्स्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इसलिए आप इन सारे अपॉइंटमेंट्स को याद रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम वरुण एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, इंडिया और फ्रांस के बायलैटरल कई सारे एक्सरसाइज होती हैं। नेवी की अलग होती है, एयरफोर्स की अलग होती है और आर्मी की अलग होती है। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच में 3 अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं। फ्रांस और भारत की जो नेवी एक्सरसाइज होती है उसको वरुण कहते हैं, एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज होती है उसे गरुण कहते हैं, और जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है उसको एक्सरसाइज शक्ति के नाम से जाना जाता है। राइट, ऐसे 3 अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं। तो 21st एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज वरुण बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस बिगिन। तो 5 दिन तक चलने वाली एक्सरसाइज है जो 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक चलने वाली है इंडिया और फ्रांस के बीच में वेस्टर्न सीबोर्ड में। 21st एडिशन है और ये दोनों देशों के बीच की एक नेवल एक्सरसाइज होती है। इस एडिशन में भारत का जो INS चेन्नई है, INS तेग, एयरक्राफ्ट P-8I, डॉर्नियर और MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच की जो बायलैटरल एक्सरसाइजेस की शुरुआत 1993 में हुई थी, लेकिन ये जो वरुण नाम है इस नाम से 2001 में एक्सरसाइज शुरू की गई है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आपको इन एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI डिस्कवर 1200 ईयर ओल्ड मिनीचर स्तूप एट नालंदा। तो ASI ने नालंदा में 1200 साल पुराने लघु स्तूप की खोज की है। स्तूप्स क्या होते हैं? तो आपको पता है, स्तूप्स का रिलेशन आप किससे मानते हैं? बुद्धिज्म से मानते हैं। जो बौद्ध धर्म से रिलेशन वो स्तूपास का होता है। बेसिकली जो बौद्धिस्ट मॉन्क वगैरह होते थे, तो जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी जो रिमेन्स को रखा जाता था वो स्तूपास में रखा जाता था। जैसे कि आप अगर हिंदुओं में बात करें तो हम समाधि बोल सकते हैं, मुस्लिम्स में बात करें तो मकबरा बोल सकते हैं। वैसे स्तूपास मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क के रिमेन्स यहाँ पे रखे जाते थे, उन्हें यहाँ पर इस तरीके से बरी किया जाता था। ठीक है ना, उस तरीके से उन्हें दफनाया जाता था, उसे स्तूपास कहते हैं। तो जो नालंदा की साइट है वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को 2 मिनी स्तूप मिले हैं जो कि लगभग 1200 साल पुराने हैं। और ये जो स्तूपास मिले हैं इसमें बुद्ध आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलता है। द पटना सर्किल ऑफ द ASI हैज डिस्कवर्ड 2 1200 ईयर ओल्ड मिनिएचर स्तूपास ड्यूरिंग लैंडस्केपिंग एक्टिविटी नियर द सराय तिला माउंट विथिन द कॉम्प्लेक्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट नालंदा महाविहार। नालंदा विहार की साइट पे ही ये 2 स्तूपास मिले हैं और इनकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो बताया गया कि लगभग 1200 साल ये पुराने हैं। ठीक है ना। स्तूपास के बारे में अगर बात करते हैं तो अशोक के समय जो है वो स्तूपास जो है वो काफ़ी प्रचलित हुए। आप अशोक के द्वारा बनाए गए अगर स्तूपों की बात करें तो सांची का स्तूप जो है वो वर्ल्ड फेमस है और यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल होता है। अगर हम नालंदा महाविहार के बारे में बात करते हैं तो मगध, उस समय जो मगध किंगडम हुआ करता था उसमें नालंदा महाविहार आता था और ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड की ये पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। नालंदा विश्वविद्यालय वर्ल्ड की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी मानी जाती है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट लर्निंग सेंटर माना जाता है एंशिएंट वर्ल्ड में। आप जानते हैं कि कई बड़े बड़े लोगों ने शिक्षा हासिल की है नालंदा विश्वविद्यालय में और इसे गुप्ता पीरियड के समय बनाया गया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नालंदा के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम केरला से। तो केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन की शुरुआत की थी। क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूंसी लिटरेसी कैंपेन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था कि जो कोलम के लोग हैं या केरला का जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी प्रोवाइड करना। 10 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें बताना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है या बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है। थोड़ी बहुत बातें संविधान की हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए, है ना। तो उसी के लिए पूरा कैंपेन रन किया गया था। द कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च टू एडुकेट द रेसिडेंट ऑफ कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला अबाउट द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 7 लाख से ज़्यादा फैमिली को यहाँ पे एडुकेट किया गया। तो कोलम बिकम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो कोलम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोलम संविधान का पहला भारत का संविधान साक्षर जिला बन गया है केरला डिस्ट्रिक्ट का।
ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं हम। अभी आईपीएल 2023 के बारे में तो सभी को पता है। अगर हम वीमेंस आईपीएल के बारे में बात करें तो बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के चेयरमैन है रोजर बिनी। उन्होंने कहा है कि 2023 मार्च 2023 में वीमेंस आईपीएल का आयोजन किया जाएगा। जब आयोजन किया जाएगा तो उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए बिडिंग होती है, और वो बिड किसने जीती है? बायकॉम 18 ने जीती है। तो बायकॉम 18 को 5 साल के लिए, मतलब 2023 से 2027 तक के लिए 5 साल के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिल गए हैं, और ये राइट इन्होंने 951 करोड़ रुपीज में परचेज किए हैं। ठीक है, तो बायकॉम 18 एंड वीमेंस T20 चैलेंज या फिर वीमेंस आईपीएल मीडिया राइट्स। नेक्स्ट है केरला एंटर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द गोल स्कोर। अब देखिएगा हुआ क्या था। जो हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ मिनिस्ट्री, इसके अलावा केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था जिसका नाम है ड्रीम गोल पेनल्टी शूट आउट। ड्रीम गोल पेनल्टी शूट आउट ऑर्गेनाइज किया गया था केरला में, केरला के मंजेरी में। वहाँ पर जो टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, फुटबॉल लवर हैं, सबको बुलाया गया था कि आप लोग सब आइए और यहाँ पर जो है वो गोल कीजिए। तो 24 घंटे में 4500 पेनल्टी किक या फिर गोल किए गए, और ये पूरा मामला जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। तो केरला हैज़ एंटर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय टेकिंग 4500 पेनल्टी किक इन 12 आवर्स। तो यहाँ पे देखो कई मंत्री भी शामिल हुए जिन्होंने किक की और गोल किया। अगर हम केरला के बारे में बात करें, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रिस्टोर और ओल्ड पेंशन स्कीम। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई थी और कैबिनेट मीटिंग में बिल को पास किया गया है कि वो वापस से हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब नई पेंशन स्कीम की जगह वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी। इसके अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको लाभ होगा। तो जितने भी यहाँ पे 1.36 लाख एनपीएस एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी को इस ओल्ड पेंशन स्कीम से फायदा होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है या एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम क्या है, क्या दोनों में डिफरेंस है, और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे रिस्टोर किया है। ठीक है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो पहले देखिएगा, सरकारी नौकरी का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता था कि भाई हम सरकारी नौकरी करेंगे, 60 साल के बाद रिटायर होंगे और रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिलेगी। ऐसा फंडा हमारे दिमाग में बचपन से ही सेट होता है ना। तो पेंशन क्या होती है, आप जब 60 साल के होते तो आपके अंतिम महीने में जो लास्ट मंथ में आपको जो सैलरी मिलती है, उस सैलरी का 50% आपको एज अ पेंशन दिया जाता है। आपका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है लास्ट मंथ की, उसका 50% एज अ पेंशन दिया जाता है सरकारी एम्प्लॉयज़ को। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। इसके अलावा जो डीआरए है वो ट्वाइस अ ईयर इंक्रीमेंट होता है, मतलब पेंशन भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन पेंशन देने से सरकार को काफ़ी घाटा होता है कि 60 साल की सर्विसेज ले ली हैं, अब उसके बाद तो व्यक्ति सर्विस नहीं कर रहा है, लेकिन 50% सैलरी का आपको हर महीने देना ही है। तो सरकार को इससे घाटा महसूस हो रहा था, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 में बंद कर दिया गया था। गवर्नमेंट बियर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द पेंशन, द स्कीम वॉज डिसकंटिन्यूड इन 2004। और उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, और जनवरी 2004 से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, और आर्म फोर्सेस के अलावा बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल थी। ये जो एनपीएस सिस्टम है, इसको PFRDA मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ कंट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट और रेगुलेट किया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसको कोई भी व्यक्ति जो 18 से 70 साल का है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, वो एनपीएस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना, इसमें एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको अपनी ही सैलरी का कुछ हिस्सा एज अ कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, और उतना ही हिस्सा गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है ना, तो in this NPS, those employed by the government contribute 10% of their basic salary to the NPS, while their employers contribute up to the 14%. ठीक है, समय समय पे इसमें जो है अमेंडमेंट होते रहे। तो 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैव द ऑप्शन फॉर सिलेक्टिंग द पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। क्योंकि जब आप 60 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो 60%, 60% आप पैसा निकाल सकते हैं, और जो 40% है वो एनुअल बेसिस पे आप अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाता है और उसके बाद निकाला जाता है, जिसपे 60% पे टैक्स नहीं लगता, रिमेनिंग 40% पे टैक्स होता है। तो इस तरीके से न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम काम करती है। नेक्स्ट है फसई।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसई इशूज रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर बासमती राइस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फसई ने पहली बार बासमती चावल के लिए यहाँ पर एक स्टैंडर्ड जारी किया है, एक मानक जारी किया है कि देखो बासमती राइस सभी के फेवरेट होते हैं, है ना, मेरे भी फेवरेट है, क्योंकि उसकी जो अरोमा होती है, उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है, राइट। तो जो फसई कह रहा है कि जो बासमती राइस है, चाहे वो ब्राउन बासमती हो या मिल्ड बासमती हो, कोई भी बासमती की क्वालिटी हो, तो उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं की जाएगी, कोई भी आर्टिफिशियल अरोमा या खुशबू ऐड ऑन नहीं की जाएगी। ये अपने आप में ही बहुत अच्छा टेक्सचर होता है, अपने आप में इनकी खुशबू बहुत खास होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 1 अगस्त से जो है वो इन्फोर्समेंट में आ जाएंगी। तो पहली बार फसाई ने बासमती राइस के लिए एक स्टैंडर्ड इशू किए हैं, एक मानक जारी किए हैं। हिमालयन फुट हिल्स में आपको बासमती राइस की अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं फसई के बारे में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो मैं आपको बता दूं कि फसई एक स्टैचुरी बॉडी है। 2006 में एक एक्ट पास किया गया था और फसई को बनाया गया था। 2008 में फसई बनी है। 2006 में एक्ट पास किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर फसई काम करती है। चेयरमैन रीता त्योशिया है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के बारे में। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 प्रोजेक्ट आप याद रखेंगे, कौन कौन से? एक है आरोग्य मैत्री और एक है वैक्सीन मैत्री। दोनों प्रोजेक्ट थोड़े थोड़े से अंतर है। वैक्सीन मैत्री जो प्रोजेक्ट है वो कोविड-19 के समय लॉन्च किया गया था कि जो हमारे 100 से ज़्यादा देश हैं, मतलब जो कंट्रीज़ हैं, उनमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में भारत जो है वो वैक्सीन को सप्लाई करेगी। तो उसके अंतर्गत वैक्सीन मैत्री को लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड। अब आरोग्य मैत्री क्या है? तो आरोग्य मैत्री ये कहता है कि जितने भी ये डेवलपिंग नेशंस हैं, मतलब विकासशील देश है, भारत भी एक डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशंस को मेडिकल सप्लाई की जाएगी जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है। तो उस केसेस में आरोग्य मैत्री के अंतर्गत डेवलपिंग नेशन को भारत मेडिकल सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो पीएम अनाउंस आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड मेडिकल सप्लाई टू द डेवलपिंग नेशन। पीएम ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना की शुरुआत की है, ठीक है। कब की है? अभी 2 दिन का जो वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हो रहा था, उसमें ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा आरोग्य मैत्री की शुरुआत की है। इसके अलावा ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी सेटअप किया है, जिससे यूथ आके यहाँ पे रिसर्च करें डेवलपमेंट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं विदिशा। विदिशा जो है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विदिशा बिकम द फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट 5G यूज केसेस प्रपोज्ड बाय स्टार्टअप। तो स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित 5G का उपयोग के मामलों को लागू करने वाला विदिशा मध्य प्रदेश का या पूरे भारत का पहला जिला बन गया है, ठीक है ना। तो जो विदिशा जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर आता है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है विदिशा। और ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया का जिसने ग्राउंड लेवल पे 5G यूजेस के लिए, मतलब जो स्टार्टअप के द्वारा इनोवेटेड किया गया 5G केसेस है, उनको यहाँ पर इनोवेशन के लिए डिप्लॉय किया है। तो फॉर अ ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस ऑफर्ड बाय द स्टार्टअप, बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर उनकी गाइडेंस के अंतर्गत उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। दिस हैज़ बीन accomplished to accelerate digital transformation across socio-economic vertical। अब 5G टेक्नोलॉजी मतलब 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क होता है। अब ये 2G 3G 4G 5G क्या है, इसकी स्पीड बढ़ते जाती है, ठीक है ना। तो इंटरनेट स्पीड जो है हाई बैंड स्पेक्ट्रम ऑफ 5G जो है वो टेस्ट किया गया है 20 Gbps गीगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो 30 से लेके 30 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को ये यूटिलाइज करता है। चलिए अभी तक अगर हम बात करते हैं लॉन्चिंग पैड के बारे में, जहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, चाहे वो कोरू का देख लो आप, फ्रेंच गुयाना का कोरू का आप लॉन्चिंग पैड देख लो, या भारत का सतीश धवन देख लो, तो ये जो सब हैं वो आप देखेंगे समुद्र के आसपास आपको देखते हैं और थोड़े से आइलैंड एरिया में होते हैं, मतलब मेनलैंड में नहीं होता। आप जनरली देखेंगे तो आइलैंड्स में आपको, जनरली मैक्सिमम टाइम आइलैंड्स में आपको जो है वो लॉन्चिंग पैड्स दिखाई पड़ते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है पहला मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड। यूरोपियन संघ ने पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन जो है वो स्वीडिश किंग
कार्ल 16 गुस्ताफ ने इनॉग्रेट किया है, जो कि पहला यूरोपियन यूनियन का मैनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च होगा। इसे यहाँ पर देखिए, ये स्वीडन है, ये ऊपर आप देखेंगे ये आर्कटिक सर्कल होता है, और यहाँ पर स्वीडन का एक शहर है जिसका नाम है किरुना। यहाँ पर इस लॉन्चिंग पैड का उद्घाटन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन की जो डिपेंडेंसी है, जहाँ से वो अपने सैटेलाइट को मैक्सिमम लॉन्च करते हैं, वो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करते हैं। इस पे डिपेंडेंसी कम हो सके और कोई भी भविष्य में क्राइसिस आते हैं, या जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया का आपने कॉन्फ्लिक्ट देखा, तो उस समय में जो छोटे सैटेलाइट होते हैं उनकी अपनी अलग एक भूमिका होती है ना। तो इसलिए यहाँ पे लॉन्चिंग पैड को लॉन्च किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूरोपियन यूनियन जो होता है वो यूरोपियन कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेड ऑफिस है, और अभी वर्तमान में यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? उर्सुला वॉन डर लियन इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब आज की अंतिम न्यूज़ बात करते। कल मैंने डिस्कशन आपसे किया था कि जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग है वो दावोस में शुरू हो गई है, और पहले ही दिन यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। द स्टडी टाइटल सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट वाज रिलीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग। इसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट। ये ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा पब्लिश की जाती है। कौन करता है? ऑक्सफैम इंडिया इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, और ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में जेंडर इक्वलिटी कितनी है, या जेंडर इनइक्वलिटी कितनी है, असमानता कितनी है मेल और फीमेल में, और उनकी अर्निंग में क्या असमानताएं हैं, ये बात बताता है। तो ऑक्सफैम इंडिया की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट में कहा है कि जो रिचेस्ट मैन है इंडिया के 1% जो लोग हैं वो अमीर लोग हैं, और कंट्री की 40% वेल्थ जो है वो इन 1% के पास है। मतलब 1% लोग जो कि बहुत अमीर व्यक्ति हैं हमारे देश के, अडानी अंबानी जैसे कुछ बड़े बड़े जो लोग हैं, तो कंट्री का जो 40% वेल्थ है इन बड़े बड़े 1% लोगों के पास है। लेकिन जो बॉटम हाफ ऑफ पॉपुलेशन है वो केवल और केवल 3% वेल्थ को कैरी करती है। तो आप यहाँ पर डिफरेंस दे सकते हैं कि अमीरी और गरीबी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस ऑक्सफैम की रिपोर्ट से हमें ये जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर कोई मेल 1 रुपये अर्न करता है तो उसके रिस्पेक्ट में फीमेल 63 पैसे अर्न करती है। तो यहाँ पे जो अर्निंग का डिफरेंस है मेल और फीमेल के बीच में, वो भी इस ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट से बताया गया है। तो अभी काफ़ी आप देखेंगे कोई भी न्यूज़ चैनल उठाएंगे तो ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा है ना, इस पर काफ़ी डिबेट चल रहा है कि ऐसा क्यों है कि 1% लोगों के पास ही 40% पैसा देश का है। तो ऐसे में कैसे आप जब इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हो, आप कैसे आर्थिक सुधारों के बारे में बात करते हो, तो कैसे ये हो पाएगा? तो इस पर काफ़ी डिबेट अभी आप देख सकते हैं मार्केट में चल रही है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चन के बारे में, लेकिन आज की हम पहले हेडलाइंस पे देखेंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि मलेशियन ओपन बैडमिंटन टाइटल विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची ने जीत लिया है। ब्राज़ील के द्वारा सोनिया गुजरारा को पहला मिनिस्टर बनाया गया है इंडिजिनियस पीपल का। 21st एडिशन ऑफ वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में 16 से लेके 20 जनवरी के बीच में चलने वाली है। ASI डिपार्टमेंट को 2 1200 ईयर ओल्ड मिनिएचर स्तूप मिले हैं नालंदा महाविहार के कॉम्प्लेक्स में। कोलम डिस्ट्रिक्ट जो है केरला की, ये पहली कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गई है भारत की। ठीक है, बाइकॉम 18 ने वीमेन IPL के मीडिया राइट्स खरीद लिए हैं आने वाले 5 सालों के लिए, 2023 से 2027 तक के लिए। केरला एंटर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द गोल्ड स्कोर। 4500 गोल्स इन्होंने 24 घंटे में कर डाले और अपना नाम दर्ज कर लिया। हिमाचल प्रदेश के द्वारा वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर कर लिया गया है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा पहला मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च किया गया है स्वीडन में। विदिशा जो है पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है पूरे भारत का जिसने स्टेट ऑफ द आर्ट 5G यूज केसेस प्रपोज बाय द स्टार्टअप यूज किया है। ठीक है ना, 5G को इम्प्लीमेंट किया है जो कि स्टार्टअप के द्वारा प्रपोज किया गया था इन द सेक्टर ऑफ इनोवेशन। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा आरोग्य मैत्री की शुरुआत की गई है। आरोग्य मैत्री एक प्रोजेक्ट है जो कि डेवलपिंग नेशन को मेडिकल सप्लाई प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जब कोई क्राइसिस की कंडीशन होगी। फसई के द्वारा पहली बार बासमती राइस के लिए यहाँ पर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को इशू किया गया है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब पहला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया है 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कनेक्टिंग सिकंदराबाद विथ विच सिटी। तो सिकंदराबाद से किस सिटी को कनेक्ट करेगा? तो सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम को कनेक्ट करेगा। ये 8वें नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच सिटी द फर्स्ट G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग
जो है वो कंडक्ट कराई जा रही है 16 से लेकर 17 जनवरी तक। तो पहली G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? पुणे में हो रही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च सोल ऑफ स्टील चैलेंज। तो सोल ऑफ स्टील चैलेंज को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किस स्टेट में लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा यूके, उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते। कल पीयूष गोयल के द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी। इस मार्ग प्लेटफॉर्म में जो एम है इसका क्या मतलब है? तो एम का मतलब है यहाँ पे मेंटरशिप, ऑप्शन डी। तो मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलेंस एंड ग्रोथ, कल भी मैंने आपको मार्ग का फुल फॉर्म बताया था, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नेम्ड सुल्तान अल जाबिर टू प्रिसाइड ओवर द अपकमिंग COP28। तो COP28 के लिए प्रेसिडेंट सुल्तान अल जाबिर को बनाया गया है। ये बात किसने अनाउंस की है? तो ये बात UAE ने अनाउंस की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सोनिया गुजरारा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल ऑफ विच कंट्री रिसेंटली। तो सोनिया गुजरारा को हाल ही में किस देश के स्वदेशी लोगों के लिए नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राजील। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, स्टार इंडिया बैटर विराट कोहली बिकम द ब्लैंक हाईएस्ट रन स्कोरर इन द ODI क्रिकेट रिसेंटली। तो महिला जयवर्धने को हटाकर 5वें नंबर पे पहुंच गए हैं विराट कोहली। आंसर हो जाएगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। हु विल बी द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असेसमेंट एट BRO। तो फॉरेन असाइनमेंट जो कि भूटान का एक असाइनमेंट था, उसमें BRO ने पहली बार किसी वीमेन ऑफिसर को पोस्ट किया है, वो कौन है? आंसर हो जाएगा सुरभि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। हु रिलीज द रिपोर्ट टाइटल सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडियन सप्लीमेंट। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ऑक्सफैम इंडिया इस रिपोर्ट को इशू करती है, ऑक्सफैम इंडिया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट की चीफ इकोनॉमिस्ट किसे बनाया गया है? तो यूके की है क्लेयर लोम्बार्डली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन थे, बताना कितने सही आप लोगों ने कर डाले हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे जिनके आंसर भी कमेंट में देना कि वो देश कौन सा है जहाँ पे नया मंत्रालय शुरू किया गया है इंडिजिनियस पीपल के लिए, केन्या, साउथ अफ्रीका, साउथ सुडान या फिर ब्राजील। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है या किस राज्य सरकार ने पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल इशू किया है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर और क्विज में जो आपका स्कोर हुआ, दोनों बातें कमेंट में बता देना आप। सही आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और बताइएगा सेशन कैसा लगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए भी यहाँ पे कुछ नई स्कीम्स आई हैं, परख वगैरह, उनको हम कल डिस्कस कर लेते हैं। ओके हैं, सो टेक केयर एंड बाय बाय।